नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास में हमने देखा था मौर्य वंश के बारे में, उनका क्या क्या प्रभाव रहा हमारी छत्तीसगढ़ में। साथ में हमने शुंग वंश के बारे में भी देखा था, जिसका कुछ उतना ज़्यादा महत्व है नहीं। आप फिर भी दोनों चीज़ों को याद रखते चलना, जो चीज़ें मैंने उसमें बताई थी दोनों वंश के बारे में। मौर्य वंश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शुंग वंश आप थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट आप देखेंगे या इम्पॉर्टेंट आपको देखना है जो प्राचीन वंशों में, तो आप उसमें से एक मौर्य वंश को ले सकते हैं। वो आपके इंडियन हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। आज हम देखते हैं सातवाहन वंश के बारे में, और हम अभी इस सीरीज़ जितना भी पढ़ा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जो भी से जहाँ से भी पढ़ना चालू कर रहे हैं, जिस भी वीडियो से पढ़ना चालू करेंगे, तो आप वहाँ से ना कंटिन्यूटी बना के रखना, और ये काम ज़रूर करना कि आज जो पढ़ लिया उसे कल ज़रूर रिवाइज़ कीजिएगा। अगर आप अपना नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आपके पास बुक है तो और भी अच्छी बात है। तो फिर आप वीडियो के माध्यम से इसे 2 से 3 बार जरूर देखते चलिएगा। उससे ये होगा कि आपका इतिहास आपको छूटेगा नहीं। अगर आप ये सोचेंगे कि एक बार मैंने पढ़ लिया, याद हो गया, आगे ना पढ़ूँ, तो ज़रूर छूटेगा, ये तय बात है। तो आप उसको याद करते ज़रूर चलिएगा। ठीक है, आज हम सातवाहन वंश के बारे में देखते हैं, और इस सारे जो वंश है उन सबको हम रिलेटिव मेथड के तरीके से ही पढ़ेंगे। और ऐसे ही आप अपनी तैयारी जारी रखना चाहते हैं, रिलेटिव मेथड के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं आगे भी, तो आप हमारे ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा, योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप को, और वहाँ जाके हमारे कोर्स को ज़रूर परचेज़ कीजिएगा, ताकि आप अपनी तैयारी और भी अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक, देखते हैं अब आगे हम सातवाहन वंश। सातवाहन वंश देखते हैं तो मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात दक्षिण कौशल में सातवाहन वंश की स्थापना हुई थी। मौर्य काल जब समाप्त हुआ तो उसके बाद जो दक्षिण कौशल है वहाँ सातवाहन वंश की स्थापना हुई थी। सातवाहन वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दक्षिण कौशल का अधिकांश भाग सातवाहन वंशों के प्रभाव में था। सातवाहन वंश के प्रभाव में था दक्षिण कौशल का अधिकांश भाग। तो अब इसके साक्ष्य भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। जिसका ज़्यादा प्रभाव रहेगा उसके साक्ष्य, उससे संबंधित चीज़ें ज़्यादातर मिलेंगी। तो यहाँ लिखा गया है कि अधिकांश भाग सातवाहन वंशों के प्रभाव में था, तो यहाँ साक्ष्य भी उनके ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, इंपॉर्टेंट राजवंश रहने वाला है, आपको इसे याद करते हुए चलना है। ठीक, राजधानी देखेंगे तो क्या थी? प्रतिष्ठान थी। प्रतिष्ठान जो कि अभी के महाराष्ट्र क्षेत्र में पड़ता है। राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान। सातवाहन, तो प्रतिष्ठा की बात करते ना, सातवाहन को ऐसे समझना, राजधानी को याद करने के लिए किसी के पास 7 वाहन हैं, अलग अलग 7 प्रकार की गाड़ियाँ हैं, तो उसकी प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा होगी। जाहिर सी बात है, किसी के पास इतनी ज़्यादा मात्रा में वो गाड़ी है तो उसकी प्रतिष्ठा ज़्यादा होगी, तो प्रतिष्ठान उसकी राजधानी। तो ऐसे आप रिलेट कर लेंगे सातवाहन और प्रतिष्ठान को। 7 वाहन है तो प्रतिष्ठा ज़्यादा है, प्रतिष्ठान। ठीक है, और ऐसे लोग अधिकतर कहाँ में देखने को मिलेंगे आपको? महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र क्षेत्र। आगे देखेंगे कि क्षेत्रीय राजधानी क्या थी? क्षेत्रीय राजधानी किसकी? सातवाहन वंश की। तो कौन से क्षेत्र की बात करें? छत्तीसगढ़ क्षेत्र की बात करें, ऑब्वियसली छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं तो क्षेत्रीय राजधानी क्या थी? मल्हार थी। मल्हार। और इसे कब बनाया गया या कब से कब तक था? तो प्रथम ईसा पूर्व से 3री शताब्दी तक था। प्रथम ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी तक। ठीक है, लगभग 300 के आसपास, 300 साल के आसपास इन्होंने यहाँ शासन किया है, ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, तो शासनकाल छत्तीसगढ़ में देखने को मिले तो 72 से 272 ईस्वी से 200 ईस्वी, यहाँ 150 के आसपास ही है। बट टोटल देखा जाए जो प्रथम ईसा पूर्व से लेकर आपके 3री शताब्दी तक जो क्षेत्रीय राजधानी थी, उसमें आप देख सकते हैं कि 300 साल तक लगभग रहा होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखते चलना है। शासनकाल आप याद जरूर रखिएगा, क्या पता पूछ दिया जाए आपको। तो 72 से 200 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में शासन रहा था। फिर प्रमुख शासक कौन कौन थे इसमें? तो प्रमुख शासक में आप याद रखेंगे अपीलक को, वरदत्त श्री को और वेद श्री को। किसे किसे?
अपीलक को, वरदत्तश्री को और वेदश्री को, इन तीनों का नाम आपको याद रखना है, अपीलक, वरदत्तश्री और वेदश्री। ये सातवाहन वंश से हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कि इसके साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। हमने राजधानी देख लिया, क्षेत्रीय राजधानी देख लिया, मल्हार का नाम ही अधिकतर आते जाता है, आप देख लेंगे। जैन काल हो गया, बौद्ध काल हो गया, मौर्य काल हो गया, अब सातवाहन वंश देख रहे हैं तो सभी में आपको मल्हार कॉमन दिखते जाता है। तो जैसे कि आगे आप जब देखेंगे ना मॉडर्न हिस्ट्री तो आपको रतनपुर कॉमन मिलेगा, उसी प्रकार से मल्हार आपके प्राचीन इतिहास में कॉमन है। तो मल्हार याद करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। फिर आगे जब बढ़ते हैं तो हम देखते हैं इसके साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुए हैं। तो मुद्राओं के बारे में देखेंगे तो हम देखते हैं कि बालपुर शक्ति, जो शक्ति क्षेत्र में बालपुर, वहाँ से सातवाहन शासक राजा अपीलक की मुद्रा प्राप्त हुई है, अपीलक की। और गौतमी पुत्र शतकर्णी का आवक्ष चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। गौतमी पुत्र शतकर्णी, जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इनके नाम से आप फैमिलियर हो जाएंगे। अपीलक, गौतमी पुत्र शतकर्णी, है ना, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, इन सब के बारे में आप फैमिलियर होते जाएंगे, ठीक। तो नाम याद बार बार पढ़ने से फैमिलियर होता है, तो आप इसे बार बार जरूर पढ़िएगा, ठीक है। और ये मेरी आग्रह है आपसे, क्योंकि आपको याद रहना ज़्यादा जरूरी है। पढ़ तो सभी लेते हैं, याद रखना ज़्यादा जरूरी। उसके लिए हमने रिलेटिव मेथड भी लाया है ताकि आपको याद रहे। आप दूसरे लोग जो तैयारी कर रहे हैं उससे आप 2 कदम आगे रहें, तो आप लगातार पढ़ते चलिएगा। सातवाहन वंश का शासक जो था राजा अपीलक, उनकी मुद्राएं कहाँ से मिली? तो बालपुर शक्ति से। और एक चीज़ याद रखना कि सातवाहन वंश को हम अधिकतर ना 7 फेरों से ही याद रखेंगे। अधिकतर चीज़ें 7 फेरों से याद रखेंगे, आप याद रखना। 7 फेरे किस में लगते हैं? शादी के समय ही लगते हैं, तो उसी से शादी के समय लगते हैं। तो उसके बाद कुछ समय बाद क्या आते हैं? बाल बच्चे आते हैं, तो वहाँ से आप बालपुर याद रखिएगा। तो राजा अपीलक की मुद्राएं प्राप्त होती है बालपुर शक्ति से, सातवाहन वंश शासक थे। और उसके साथ ही गौतमी पुत्र शतकर्णी का भी आवक्ष चांदी के सिक्के प्राप्त हुए, आवक्ष चांदी के सिक्के, ये याद रखना है। फिर मल्हार देखते हैं, मल्हार क्षेत्र जो कि इनकी क्षेत्रीय राजधानी थी, किसकी? सातवाहन वंश की, जो बिलासपुर क्षेत्र में है। तो वहाँ से राजा अपीलक की 2 मुद्राएं प्राप्त होती हैं, एक तांबे की और एक कांसे की। तांबा कांसा तो बोलने में ही रहता है अपने, तांबा कांसा ये बोलते ही रहते हैं। तो 2 मुद्राएं, एक तांबा और एक कांसा। तो एक तांबा और एक कांसा की सातवाहन कालीन जो शासक थे अपीलक, उनकी मुद्राएं प्राप्त हुई। कहाँ से? तो मल्हार से, ये याद रखना। फिर वहाँ गौतमी पुत्र का प्राप्त हुआ था, यहाँ वशिष्ठी पुत्र का प्राप्त हुआ था, वहाँ भी आवक्ष चांदी की मुद्रे थे, यहाँ भी आवक्ष चांदी की मुद्रे हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ है, बस नाम अलग है। तो सातवाहन वंश शासक अपीलक वहाँ भी थे, बालपुर शक्ति में। मल्हार में भी हैं, मल्हार से 2 सिक्काएँ हैं, वहाँ सिक्का की संख्या नहीं दी गई, यहाँ है एक तांबा एक कांसा। आवक्ष मुद्राएं जो हैं चांदी की, बालपुर से मिले हैं, मल्हार से भी मिले हैं। उसमें गौतमी पुत्र शतकर्णी है, यहाँ वशिष्ठी पुत्र पुलवामी है, ठीक है, मल्हार में पुलवामी। तो दोनों याद रखना है आपको। फिर शीशे के 4 सिक्के, जिसमें 2 सिक्कों पर शतकर्णी का नाम उत्कीर्ण है, ये याद रखना है आपको। शीशे के भी 4 सिक्के मिले, जिसमें से 2 सिक्कों पर शतकर्णी का नाम उत्कीर्ण है। एक शीशे के सिक्के पर देव शीरीष वेदश्री लिखा हुआ है, देव शीरीष, जिसे वेदश्री कहा जाता है। वेद शीरीष, देव नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, वेद शीरीष या वेदश्री लिखा हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। तो जो 3 राजा महत्वपूर्ण थे, अपीलक, वरदत्तश्री, वेदश्री, उनमें 2 के नाम आपको याद आ गए। शीशे के आपके वेदश्री से, तो शिक्षा वेद के जैसे है, वेद के जैसे पारदर्शी, ऐसे समझना। वेद में इतने ज्ञान है कि लोग एक दूसरे को देख सकते हैं, मतलब अपने अंदर झांक सकते हैं, इतनी ताकत है वेद के ज्ञान में। तो वहाँ से आप रिलेट कर लेंगे। शीशे में जैसे आप अपने आप को देख सकते हैं ना, वैसे अपने अंतरात्मा को देखना तो वेदों पे जाए। तो वेदश्री से शीशे के सिक्के, ऐसा रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कुछ आप ज़्यादा भक्ति भावना में मत लीजिएगा, ठीक है। अगर जिससे भी रिलेट हो जाए, मैं चाहता हूँ कि आपको याद हो जाए। फिर चकरबेड़ा देखते हैं, चकरबेड़ा बिलासपुर क्षेत्र। तो सातवाहन कालीन रोम का सिक्का जो विदेशों से व्यापार को इंगित करता है, वो आपके चकरबेड़ा से प्राप्त है। तो मैंने 7 चक्कर कब लेते हैं? विवाह के अवसर पर लेते हैं, तो 7 ही चक्कर लेते हैं ना। तो 7 चक्कर से ऐसे, अगर 7 से आपका सातवाहन, चक्कर से चकरबेड़ा, ठीक है। फिर रोम का सिक्का जो विदेश से व्यापार को इंगित करता है, तो लोग शादी के बाद रोम जाते हैं, ऐसे करके रिलेट कर लेना। तो रोम जाएंगे तो सिक्कों पैसों की ज़रूरत होगी, तो रोम के सिक्के, रोम का सिक्का प्राप्त हुए कहाँ थे? चकरबेड़ा से। चकरबेड़ा बिलासपुर से, कौन से वंश के समय? तो सातवाहन वंश के समय, ये सातवाहन कालीन, ठीक। तो ऐसे रिलेट करके याद कर लें। तो 3 चीज़ें हमने देखा, बालपुर शक्ति अपीलक की और गौतमी पुत्र शतकर्णी की सिक्के आवक्ष चांदी के। मल्हार क्षेत्र में आवक्ष चांदी का आपका पुलवामी से मिला, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के सिक्के मिले। सातवाहन कालीन अपीलक की 2 मुद्राएं मिले, जिसमें से एक तांबा एक कांसा का था।
फिर शीशे के सिक्के पर एक ठोक में वेदश्री लिखा था और 2 शीशे के सिक्के में सतकर्णी लिखा हुआ था। टोटल 4 शीशे के सिक्के प्राप्त हुए थे, जिसमें 2 में सतकर्णी, 1 में वेदश्री लिखा हुआ है। ठीक है। फिर चक्कर बेड़ा, तो देखिए 7 चक्कर लगाते हैं शादी में। फिर रोम जाते हैं, जाने के लिए सिक्का चाहिए, पैसा चाहिए, तो रोम का सिक्का सातवाहनकालीन, चक्कर बेड़ा बिलासपुर से। तो ये था आपकी मुद्राएं। फिर आगे देखेंगे शिलालेख। शिलालेख के बारे में हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट है शिलालेख, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो शिलालेख जब हम देखते हैं तो गुंजी का नाम आपको याद आ रहा होगा। आपने अगर जैन कालीन छत्तीसगढ़ पढ़ा होगा तो आपको गुंजी, या फिर महाभारत कालीन भी पढ़ा होगा तो वहाँ से आपको गुंजी के नाम बारे में याद आ रहा होगा कि गुंजी से किसका उल्लेख मिलता है। खैर यहाँ लिखा भी गया है, दमऊ दरहा को ऋषभ तीर्थ के नाम से जाना जाता था क्योंकि यहाँ पर ऋषभ देव का मंदिर स्थित है। ठीक है। इसका उल्लेख महाभारत काल में भी स्थित है, महाभारत ग्रंथ में भी है, मिलता है। फिर देखेंगे कि शिलालेख कहाँ से, तो गुंजी दमऊ दरहा से, जो कि शक्ति में पड़ता है। अभी पहले जांजगीर चांपा था, अब शक्ति आ गया। तो क्या कहाँ प्राप्त हुए, तो दमऊ दहरा नाला चट्टान लेख, तो एक लेख है दमऊ दहरा नाला चट्टान लेख, यहाँ से प्राप्त है गुंजी दमऊ दहरा से। और यहाँ से ऋषभ तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ ऋषभ देव का मंदिर है। ये आपको एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है, पिछले क्लास देखे होंगे तो आपको याद ही होगा। भाषा कैसी है इसकी, तो भाषा है इस शिलालेख की प्राकृत भाषा, प्राकृत में लिखा गया है। ठीक है। फिर उल्लेख देखेंगे तो कुमार वरदत्तश्री का, 2 लोगों का अभी उल्लेख हमने देख लिया था, अपीलक का, वेदश्री का। वरदत्तश्री बच गए थे तो कुमार वरदत्तश्री के गौदान का उल्लेख मिलता है, गौदान का उल्लेख मिलता है, गौदान का उल्लेख मिलता है। 1000 गायों का दान किया था इन्होंने अपनी आयु बढ़ाने के लिए। ठीक है। तो ये हम देखेंगे आगे, लिखा भी गया इन्होंने अपनी आयु बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों को 2 बार 1000 गाय दान दी थी वरदत्तश्री ने। तो वरदान चाहिए ब्राह्मणों से, उनको वरदान लेने के लिए क्या दे दिए, गाय दे दिए, गायों का दान कर दिए। ठीक है। तो पहले के ज़माने में ब्राह्मणों को देवता का स्वरूप माना जाता था कि वो जो बोलेंगे देवताएं उनके द्वारा, मतलब उनके द्वारा देवताओं तक तो पहुंचा जा सकता है। तो इस प्रकार से उनको क्या है कि मुझे लंबी आयु के लिए वरदान चाहिए, तो है ब्राह्मणों ने बोला होगा कि मुझे हमें 1000 गायें दान में दे दो, तो उन्होंने दे दिया होगा। इस तरीके से आप रिलेट कर लीजिएगा कि ब्राह्मणों को 2 बार 1000 गायें दान में दी थी, क्यों दिए थे, तो उसने अपना आयु बढ़ाना चाहा इसलिए। तो वर चाहिए, वर चाहा ना, जो भी मन में रहता है उसे वरदान बोलते हैं ना, वर चाहिए। तो वरदत्तश्री ने वर चाहा कि आयु बढ़ जाए, इसलिए 1000 गायों का दान दे दिया। फिर वरदत्तश्री का अन्य शिलालेख खैरागढ़ के विक्रमपुर गांव से मिला है। वरदत्तश्री का अन्य शिलालेख खैरागढ़ के विक्रमपुर गांव से भी मिला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। फिर आगे देखेंगे प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई, तो आप देखेंगे कि बूढ़ी खार से प्रतिमा प्राप्त हुई है। बूढ़ी खार बिलासपुर से प्रतिमा प्राप्त हुई है सातवाहनकालीन। कैसी प्रतिमा है, तो विष्णु जी की लेख युक्त चतुर्भुज प्रतिमा, विष्णु जी की चतुर्भुज प्रतिमा है सातवाहनकालीन। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो राजा वेदश्री की जानकारी मिलती है, इसमें राजा वेदश्री की जानकारी मिलती है। वेदश्री सातवाहनकालीन प्रमुख शासक हैं। फिर यहाँ से प्राप्त शिलालेख में प्रजापति और भारद्वाजी नामक स्त्रियों के द्वारा मूर्ति निर्माण की जानकारी मिलती है। अब जो शिलालेख यहाँ से प्राप्त होगा ना, बूढ़ी खार क्षेत्र से, जहाँ से चतुर्भुज मूर्ति प्राप्त हुई है विष्णु जी की, उसमें मिलेगा कि प्रजावती और भारद्वाजी, दोनों के नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पूछा जा सकता है। तो प्रजावती और भारद्वाजी नामक स्त्रियों के द्वारा मूर्ति निर्माण की जानकारी मिलती है। तो मूर्ति निर्माण की जानकारी मिलती है, जिसमें किनका नाम आता है, तो प्रजावती और भारद्वाजी, प्रजावती और भारद्वाजी नामक स्त्री का नाम आता है। ये था प्रतिमा। फिर स्थापत्य में हम देखेंगे तो स्थापत्य में आपके गुंजी से मिलेगा, जैसे कि अभी हमने देखा था यहाँ गुंजी शिलालेख, उसी प्रकार स्थापत्य में गुंजी का नाम आता है, जिसमें आप देखेंगे कि इस स्थान से 5 मंजिला संघाग्राम का निर्माण देखा जाता है। 5 मंजिला संघाग्राम का निर्माण देखा जाता है कहाँ, गुंजी में, जो कि सातवाहनकालीन शासकों द्वारा बनवाया गया था। समकालीन शासक कौन थे इनके, तो शतवाह, सातवाहन शतवाह, ऐसे याद कर लेना, सातवाहन शतवाह। फिर किसके लिए, तो बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए बनवाया गया था। अब ये संघाग्राम जो बनवाया गया है गुंजी में, तो किसके लिए बनवाया गया था, तो ये बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए बनवाया गया था। किसके लिए, बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए बनवाया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है। गुंजी में 5 मंजिला संघाग्राम, सातवाहनकालीन, बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए। ठीक। फिर यात्रा वृत्तांत भी देखने को मिलेगा। यात्रा वृत्तांत जैसे कि मौर्य काल में मिला था, वैसे ही सातवाहनकालीन में भी मिलेगा आपको। तो इसके समय विद्वान टॉलमी, जो कि मिस्र से आए हुए थे, जो मिस्र के विद्वान थे टॉलमी, उन्होंने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी।
छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी और साथ में कहा था कि छत्तीसगढ़ विशुद्ध हीरो का क्षेत्र है। विशुद्ध हीरो का क्षेत्र छत्तीसगढ़ को कहा गया था। हमने पढ़ा है कि धरवाड़ सैल समूह हमारे छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य क्षेत्र में पाया जाता है, वहाँ पे लोहा टीन और हीरा पाया जाता है। तो उस समय ज़्यादा मात्रा में पाया जाता रहा होगा, इसलिए उन्होंने कहा कि विशुद्ध हीरों का क्षेत्र। किसे कहा? छत्तीसगढ़ को कहा। इसमें विशेष कहा है तो दक्षिण कौशल का पूर्वी भाग चेदी वंशी शासक खारवेल के क्षेत्राधिकार में था। जो दक्षिण कौशल का पूर्वी भाग है, पूर्व का जो हिस्सा है, वो आपके चेदी वंश के शासक खारवेल के अधिकार में था इसी समय। और सातवाहन शासक स्वयं को दक्षिण पथ का स्वामी कहते थे। दक्षिण पथ का स्वामी, क्योंकि हमने शुरू में ही पढ़ा कि छत्तीसगढ़ में सातवाहन वंश का बहुत ही ज़्यादा प्रभुत्व रहा है, तो उस समय के जो दक्षिण के जो क्षेत्र थे उसे दक्षिण पथ कहा जाता था। आप देखेंगे आगे गुप्त वंश के बाद या फिर ये सातवाहन मौर्यकालीन वंश के समय, तो ये जो इस क्षेत्र को दक्षिणापथ कहा जाता था। तो सातवाहन शासक स्वयं को दक्षिण पथ स्वामी कहते थे। ठीक है, ये अपने मिल गया देखने को। तो इसी दक्षिण कौशल का जो पूर्वी भाग था वहाँ चेदी वंश का शासक खारवेल शासन करता था। ये आपको याद रख लेना। ठीक है, यात्रा वितान हो गया। कौन आया था? टॉलमी आया था, मिस्र यात्री था। छत्तीसगढ़ आया था, छत्तीसगढ़ को विशुद्ध हीरो का क्षेत्र कहा था। ये इंपॉर्टेंट है। फिर अन्य साक्ष्य में क्या क्या प्राप्त होते हैं? तो मल्हार से ना पुलवामी व ईशीनाग के लेख प्राप्त हैं। पुलवामी व ईशीनाग के लेख प्राप्त हुए हैं। मल्हार के गढ़ी क्षेत्र से पक्की ईंट की एक शिलिंग मृण मुद्रा कहा जाता है प्राप्त हुई, जिस पर वेदशीरीष या वेदश्री लिखा हुआ है। सातवाहन कालीन शासकों ने बूढ़ी खार में पोटानार नामक तालाब बनवाया था। पोटानार नामक तालाब बनाया था कहाँ? बूढ़ी खार में। बूढ़ी खार में पोटानार नामक तालाब बनाया था। ये काष्ठ स्तंभ भी प्राप्त होता है गुंजी से। तो काष्ठ स्तंभ के बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ते हैं। सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुए? तो किरारी ग्राम शक्ति से प्राप्त है। माफ कीजिए, मैं गुंजी बोल रहा था। ये किरारी ग्राम शक्ति से प्राप्त है। किरारी ग्राम शक्ति से प्राप्त है। तो जो खटिया, लकड़ी का खटिया आप देखें वो किरीर किरीर आवाज़ करता है, तो वहाँ से मैंने रिलेट कर लिया था कि किरीर किरीर आवाज़ करने से जो सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ है वो किरारी ग्राम से मिला है। तो काष्ठ लकड़ी होता है, किरीर किरीर आवाज़ करता है तो किरारी ग्राम। तो काष्ठ स्तंभ किरारी ग्राम कहाँ? शक्ति। अब ज़्यादा शक्ति से हिलाओगे तो करेगा, वो नॉर्मल में नहीं करेगा। नया नया अगर रहता है तो नॉर्मल में नहीं करता, ज़्यादा शक्ति से करोगे ना तो करेगा वो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। पूर्व में जांजगीर चांपा था, अभी अभी शक्ति बना है। ठीक है, फिर माल खरोद तहसील के एक गांव में, माल खरोद के पास एक तहसील है, उसी गांव में प्राप्त हुआ है। माल खरोद तहसील है, उसी गांव में प्राप्त हुआ है। क्या? काष्ठ स्तंभ। उपनाम क्या है? तो यज्ञ स्तंभ लेख के नाम से जाना जाता है। इसे क्या नाम से जाना जाता है? तो यज्ञ स्तंभ लेख के नाम से जाना जाता है। फिर कहाँ है तालाब इस पर? तो हीराबंध तालाब में प्राप्त होता है। हीराबंध तालाब में खोज कब की गई थी? तो अप्रैल 1921 में की गई थी। अप्रैल 1921 में। घटनाक्रम, यहाँ के तालाब से कांप मिट्टी निकालने के दौरान लकड़ी का स्तंभ मिला था। कांप मिट्टी निकालने के दौरान लकड़ी का स्तंभ मिला था। ये पूछा जा सकता है कैसे निकला था। तो तालाब से जब मिट्टी निकाल रहे थे तो वहाँ से लकड़ी का स्तंभ मिला, देखा तो ये क्या था? सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ था। ठीक है, अभी वर्तमान में इसे संग्रहालय में रख दिया गया है, महंत घासीदास संग्रहालय। महंत घासीदास संग्रहालय जो कि रायपुर में है, गए होगे तो देखे होगे। फिर लकड़ी कौन सी लकड़ी है? तो बीज या साल की लकड़ी है। बीजा या साल की लकड़ी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 9 फीट 4 इंच है। 9 फीट 4 इंच इसकी ऊंचाई है। इसमें सातवाहन काल दूसरी सदी से रिलेटेड है, दूसरी ईस्वी से 200 ईस्वी तक यहाँ तो थे ना छत्तीसगढ़ में, तो उसी समय से रिलेटेड है। 72 से 200 ईस्वी तक राज किया, तो उसी समय से रिलेटेड है। भाषा कैसी? तो इनकी भाषा तो प्राकृत थी। पहले देख लिया, लिपि क्या थी? ब्राह्मणी लिपि थी। भाषा प्राकृत, लिपि ब्राह्मणी। जैसे कि बौद्ध काल में हमने देखा था कि, या मौर्य काल में आप बोल सकते हैं कि लिपि जो है वो ब्राह्मणी थी, भाषा लेकिन पाली थी। लेकिन इस समय जब आप आगे बढ़ेंगे सातवाहन काल में तो ये भाषा प्राकृत हो जाती है और लिपि वही रहती है, ब्राह्मणी लिपि। ठीक है, फिर समतुल्यता देखते हैं। यह नासिक गुफा से समतुल्य है। नासिक गुफा से समतुल्य, क्या कहना चाह रहे पता नहीं। आगे देखते हैं। सबसे पहले लक्ष्मी प्रसाद उपाध्याय 349 अक्षर लिखे थे देखकर। फिर आगे लोचन प्रसाद पांडे द्वारा, फिर हीरानंद शास्त्री द्वारा, फिर ठाकुर प्यारेलाल कृत बिलासपुर वैभव में वर्णित, फिर बालचंद्र जैन के उत्कीर्ण लेख देवनागरी लिपि में प्रकाशन हुआ। तो ये जो काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ उसका अध्ययन किन किन लोगों ने किया, उसका एक क्रम है कि लोचन प्रसाद पांडे, सबसे पहले तो लक्ष्मी प्रसाद उपाध्याय ने किया था, तो लक्ष्मी ने किया था, फिर लोचन प्रसाद ने किया था, फिर हीरानंद ने किया था, फिर प्यारेलाल ने किया था, फिर बालचंद्र जैन ने किया था। तो इनका क्रम आपको याद रखना है। लक्ष्मी प्रसाद उपाध्याय, लोचन प्रसाद पांडे, हीरानंद शास्त्री, ठाकुर प्यारेलाल और बालचंद्र जैन। अब किसमें किया गया था ये भी देखेंगे। सबसे पहले लक्ष्मी प्रसाद उपाध्याय ने किया था।
उन्होंने इसके बारे में 349 अक्षर लिखे थे, देखकर इसे ठीक है बताया गया है। लुचन प्रसाद पांडे ने किया था और प्लस में कौन, जॉन मार्शल दोनों ने लिखा था। नागपुर संग्रहालय में उपचार किए थे इसके बारे में, नागपुर के संग्रहालय में। और इसी के आधार पर आप देखेंगे कि लोचन प्रसाद पांडे को ना पुरातत्व साहित्यवेत्ता कहा जाता है, साहित्यकार, ऐसा साहित्यकार जो पुरातत्व से संबंधित है तो लोचन प्रसाद पांडे का नाम आता है। इसे बोला भी जाता है इन्हें कि पुरातत्ववेत्ता या पुरातात्विक साहित्यकार के नाम से जाना जाता है। इन्हीं सब कारणों से आप देखे होंगे, अगर आपने लेक्चर देखा होगा प्रागैतिहासिक काल का तो वहाँ भी इनका नाम आया था, अगर नहीं देखा तो एक बार जरूर देखिएगा। फिर नागपुर के संग्रहालय में यहाँ उपचार किया गया था। फिर हीरानंद शास्त्री आए, हीरानंद ने क्या किया, एपिग्राफिक इंडिका के जिल्द 18 1925-26 में प्रकाशित हुआ है, इनके द्वारा लिखा गया था। इसके बारे में प्यारेलाल के द्वारा विलासपुर वैभव में लिखा गया था 1923 में। बालचंद्र जैन के उत्कीर्ण लेख देवनागरी लिपि में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, तो ये लाइन से आपको याद रखना है, ये नाम आप एक बार पढ़ते चलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। वर्णन, सातवाहनकालीन शासकों का उल्लेख नहीं है, अधिकारियों के नाम में पदनाम मिलते हैं। अब जो ये काष्ठ स्तंभ प्राप्त है उसमें किसका वर्णन देखने को मिलता है ना, तो उनमें शासकों का नाम नहीं है। अधिकतर आप देखेंगे शिलालेख, स्तंभलेख, ताम्रपत्र, तो उन सब में शासकों के भी नाम आपको उल्लेखित मिलेंगे, लेकिन इस वाले में नहीं है, सातवाहनकालीन शासक का उल्लेख नहीं मिलता। इसमें केवल उसके अधिकारी और पदों का नाम मिलता है। जो अधिकारी के नाम है उनके पद के नाम देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से थे, अब पद के नाम इतने सारे हैं, कैसे याद रखोगे, मुश्किल है, लेकिन याद तो रखना क्योंकि पूछा जा रहा है इससे क्वेश्चन। तो वो हम देखते चलते हैं पद नाम कौन कौन से हैं और उसमें कौन किनके किनके नाम आते हैं। तो आप देखेंगे कुलपुत्रक जिसे अभियंत्री इंजीनियर कहा जाता है, ये पूछा गया है तो आप याद कर लीजिए इसे एक बार, कुलपुत्रक अभियंत्री इंजीनियर। और बाकी एक बार जरूर रीड करते चलिएगा, क्या पता सब अभी एक बार जो पूछा गया बाद में और लोगों का भी नाम पूछा जाए। ठीक है, तो लेखहारिक पत्रवाहक, धावक, डाकिया, महानासिक भोजनालय प्रबंधक होता था। तो लेख को आप ऐसे याद कर लेंगे, लेख पत्र लिखते हैं, पत्र लेखन करते हैं तो लेखवाहरिक पत्रवाहक। धावक, डाकिया लोग भी दौड़ते दौड़ते साइकिल में जाते थे, पहले साइकिल चलाते चलाते जाते थे, तो धावक तो खैर दौड़ने वाले को बोला जाता है, लेकिन आप यहाँ डाकिया से रिलेट कर लेंगे कि डाकिया भी दौड़ते दौड़ते समाचार देने आते हैं। तो धावक, डाकिया। लेखहारिक तो बता दिया, लिखने वाला, और धावक, डाकिया। ठीक है, ये इस साइड जो है ना पद नाम है, पदों के नाम है, ये जो वाली जो साइड है पदों के नाम है और ये उनके अधिकारियों के नाम है, ये आपको याद रखना है। फिर महानासिक भोजनालय ग्रंथ प्रबंधक, तो नासिक में मंदिर है महादेव का, तो वहाँ बहुत बड़ा भंडारा लगता है आपको, बहुत बड़ा भोजनालय है वहाँ। अगर गए होगे तो पता होगा, नहीं गए हो तो आप मान के चलना, हो या ना हो मान के चलना, आपको याद करना है। तो महानासिक में है भोजनालय प्रबंधक। ठीक है, ये भोजनालय प्रबंधक होता था तो ठीक। फिर गणना करने वाला, नाम से स्पष्ट है, खजांची, जिसे आगे चलकर खजांची बोला गया। फिर भांडागारिक तो भंडार गृह का अधिकारी, भांडागारिक में भंडार रिलेटेड है, भांडागारिक भंडार। पलविधित पदक तो मांस बाजार का अधिकारी, पलविधित पालक। ठीक है, विधित पालक, तो आप देखना पल में मृत्यु हो जाती है, अगर कोई मांसाहारी होगा, देखते होंगे अगर मार्केट जाते होंगे तो मछली को मार दे रहे हैं, मुर्गी को मार दे रहे हैं, तो पल में जीवित रहते हैं, पल में मृत्यु हो जाता है। किनका, मुर्गी और मछली का, वो मांस है, मांस बाजार में वही मिलता है। तो पल विधित पालक में मांस बाजार का अधिकारी, ये देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, वीडियो लंबा हो गया है, माफ़ी चाहूँगा, बट ये कंप्लीट कर लेते हैं हम। फिर पादमूलिक किसका होता है, तो मंदिरों का रक्षक पादमूलिक होता है। ठीक है, फिर महासेनानी सेनापति को महासेनानी बोला जाता है, जो सेनापति हो, सेना में सबसे महान हो सेनापति कहलाएगा। ठीक है, तो महासेनानी। फिर गृहपति, राजमहल का प्रबंधक। गृहपति जैसे गृह मंत्री होता है, तो राजा का गृह क्या है, राजमहल है। अब राजमहल का जो प्रबंधन करेगा वो क्या है, गृह मंत्री हो, तो गृहपति बोल दिया गया, गृह मंत्री नहीं न बोल के गृहपति। जो गृह का जो पति होता था, राजमहल प्रबंधक जो होता था वो गृहपति, राजमहल का जो होता था प्रबंधन करने वाला गृहपति। ठीक है, नाम से रिलेट हो जाएगा वो। फिर अश्वारोह, एक अश्वारोह देखेंगे तो घोड़े का, अश्व घोड़ा होता है तो घोड़े का जो अधिकारी होगा वो अश्वारोह। हस्ता से हाथी रिलेट करना, हाथी के गृह का जो अधिकारी होता था वो। और हस्तीपक, तो घोड़े वाले में तो एक ही तो दिक्कत नहीं हुआ, अश्वारोह घोड़ों के गृह का अधिकारी, हस्तारोह और हस्तीपक में दिक्कत ना, इसलिए मैं बता देता हूँ। जैसे अश्वारोह है, रोह आ रहा है उसमें भी तो गृह का अधिकारी है, वैसे उसी प्रकार हस्तारोह में आ रहा है तो वो भी गृह का अधिकारी होगा, लेकिन किसका, हाथी का।
और हस्तिपक आ रहा है तो हाथी पकड़ने वाला अधिकारी, हस्तिपक। पक में पकड़ने का भाव आ रहा है, पक में पक पकड़ना, तो हस्तिपक से रिलेट कर लेना, हाथी पकड़ने वाला अधिकारी, ठीक है। फिर गोह मांडलिक, गौशालाओं का अधिकारी, गौशालाओं का अधिकारी, गो से हो रहा है, गौशाला गौशाला, तो गौशालाओं का अधिकारी, ठीक है। यानशाला क्या होता है, यान युद्ध यान वाला जो होता था, तो वहाँ से हम देख लेंगे युद्धागरिक रथ अस्त्र शस्त्र रक्षक अधिकारी, यानशाला। तो युद्ध में जाने के लिए अलग अलग यान होते होंगे, उस समय रहते होंगे। तो अभी तो जैसे वायुयान रहता है, जलयान रहता है, उसी प्रकार से यानशाला में उस समय भी युद्धागरिक रथ अस्त्र शस्त्र रक्षक अधिकारी होता था, यानशाला। फिर रथ में होता है रथिक में रथ का भाव आ रहा है, रथ कौन चलाता है, सारथी, तो रथिक का सारथी हो गया। फिर रक्षक सेनापति प्रतिहार, रक्षक या सेनापति या प्रतिहार, अभी देखे थे महासेनानी को तो सेनापति बोलते हैं, वो अलग, ठीक है। यहाँ रक्षक सेनापति प्रतिहार, इसको द्वारपाल को बोला जाता था, ठीक है। द्वारपाल का नाम था रक्षक, तो आप रक्षक को याद रखिएगा, रक्षक या प्रतिहार, द्वारपाल सामने जो खड़े रहते हैं। फिर सौगंधक क्या था, इत्र परीक्षण अधिकारी, सौगंध को सुगंध से रिलेट कर लेना कि इत्र से सुगंध आता है, तो इत्र परीक्षण अधिकारी सौगंधक, ठीक है। ये था आपका पद का नाम था, इतने सारे पद का नाम था, किसको क्या बोला जाता था। अब ये अधिकारियों के नाम है, मैंने कुछ गलत बोल दिया था शायद, ये अधिकारी और पद के अधिकारी का नाम है, तो क्या बोला जाता है अभी के समय में वो है, आप एक बार देख लीजिएगा उसे, और एक बार और मैं कवर करा दूंगा। फिर वीर पालित एवं चिराग गोहक नामक नागरक्षी, तो कोतवाल जो था ना, उसे बोला जाता था वीर पालित एवं चीर गोहक नामक नागररक्षी। आगे जब आप पढ़ोगे मराठा काल तो उसमें नगर के जो रक्षा करने वाले उसे कोतवाल बोला जाता था, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा ये। तो नगर रक्षी को याद रखना, कोतवाल। फिर वामदेव नामक ये सेनापति को बोला जाता है। फिर खीपत्ती नामक प्रतिहार, तो दोवारिक को बोला जाता है, क्या मेरे को भी नहीं पता। नागवंशी हेयस नामक गणक, ये लेखपाल को कहा जाता है, लेखपाल गणना का काम करता है, तो गणक। अब यहाँ बोलोगे कि गणना का काम सर, गणक में गणना करने वाला था, तो गणना करने वाले को कहा जाता है, उसका काम क्या है ये बताया गया, गणक का काम, ठीक है। अब गणक को और क्या बोला जाता था अन्य नाम से, पदाधिकारियों के जो अन्य नाम क्या थे उसमें देखेंगे तो गणक जहाँ पर आए लेखपाल, अंतिम वर्डों से मैं रिलेट करा लूँ। फिर घरी का नामक आप देखोगे, जैसे वामदेव था तो वामदेव, साम दाम दंड भेद ऐसे करके आता, तो वहाँ से रिलेट कर लेना वाम सेनापति। घरी में गृहपति, घर गृह से गृहपति। फिर अशाधिक से भांडागारिक, अशाधिक भांडागारिक, धीकरिक आ रहा है आखिरी में, देखिए एक जैसा वर्ड है, भांडागारिक अशाधिक, तो इसे रिलेट कर सकते हैं। फिर हस्त्यरोह अश्वरोह पादमलिक, तो ये पुरोहित या पंडा को कहा जाता था, हस्त्यरोह अश्वारोह पादमलिक, तो ये पुरोहित या पंडा को कहा जाता था। फिर रथिक, तो अभी देख लिया था, रथिक जो कि रथ वाला था, जैसा सारथी, वो देखे थे। उसके अलावा यहाँ अन्य नाम आ रहे, रथिक, महानसिक, तो रसोई संबंधी प्रबंध करने वाला, तो महानसिक रसोई संबंधी प्रबंध करने वाला। महानसिक में यहाँ देखे थे कि अपन महानसिक के बारे में, महानसिक जो भोजनालय प्रबंधक होता था, रथिक सारथी होता था, तो वही यहाँ पर महानसिक से रिलेट कीजिएगा कि रसोई संबंधी प्रबंध करने वाला, रथिक को सारथी याद रखना। यह हस्तिपक और धावक, तो आगे दौड़ने वाला, या फिर डाकिया, जैसे धावक का वहाँ पर डाकिया था, यहाँ पर हस्तिपक या धावक का आगे दौड़ने वाला, ये बोला जा रहा है। तो ये था आपका सातवाहन वंश का जो काष्य स्तंभ प्राप्त हुआ था उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, जिसे आपको याद रखते चलना है। अगले वीडियो में मैं एक बार और इसे कवर करा दूंगा, ठीक है। अभी के लिए इतने रखते हैं, नहीं तो वीडियो और भी लंबा हो जाएगा, और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में मैं इन नामों को एक बार और अच्छे से चर्चा कर दूंगा, तो आप उसे भी जरूर देख लीजिएगा। अभी के वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।